नमस्कार प्यारे मित्रों, कर्तव्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स कल हमने आपको भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ टॉपिक को डिबेट किया था। क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1833 के चार्टर एक्ट तक हमने पूरे बैकग्राउंड को जाना था हर एक एक्ट के, और उसमें क्या कुछ प्रोविजन थे, सारी गतिविधियों को हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है ना। एक बार मैं बताते चलूं कि एक बार रिवीजन थोड़ा सा करा दूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या पॉइंट थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद सृजित किया गया था वारेन हेस्टिंग के लिए, है ना। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 24 सदस्यों का था वह है, और इसके अलावा 4 सदस्य ऐसे थे जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे बोर्ड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीजें, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट को मैं चर्चा किया डिटेल से कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसके बाद जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया था, उसके मुख्य न्यायाधीश को, उसके अन्य न्यायाधीश को। इसके अलावा जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है 1935, उसके तहत भी एक संघीय कोर्ट की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय, है ना। तो 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में, तो उसको लेकर चर्चा किया। बाद में आधुनिक सुप्रीम कोर्ट, है ना, 28 जनवरी 1950 तक मैं लेकर आया। तो ये सब सारी चीजें, उसके बाद हमने जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें कंपनी के कार्यों को, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता है, तो व्यापारिक कार्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता है ना। इसके अलावा लंदन में भी एक कोर्ट स्टेब्लिश की जाती है, और 4 सदस्य थे, अब 3 सदस्य कर दिया जाता है कार्यकारिणी परिषद के। इसके बाद हमने जो है 1793 का एक अधिनियम डिस्कस किया। इसमें कहा गया कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होंगे उनके पेमेंट कहां से दिए जाएंगे, भारतीय कोष से दिए जाएंगे, है ना फ्रेंड्स। और क्या कहा गया कि जो विधि है, जो नियम है, इसको परिभाषित करने का कार्य न्यायालय करेगी। फिर हमने क्या डिस्कस किया, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट का बैकग्राउंड हमने डिटेल से डिस्कस किया कि क्यों लाए जाने की आवश्यकता पड़ी। उसमें कुछ प्रोविजन हमने डिस्कस किए, जैसे कि शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च किए जाने की बात कही गई। इसके अलावा जो निजी व्यापार, जो व्यापारिक एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त कर दिया जाता है ना। इसके अलावा और क्या चीजें थी, ये सब सारी चीजें 1833 के एक अधिनियम के तहत, 1833 का जो चार्टर एक्ट लाया जाता है उसमें व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल जो बंगाल था उसको संपूर्ण भारत क्षेत्र का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऐसे रंग भेदभाव की जो नीतियां थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये सब सारी चीजें हमने कल डिस्कस की। तो आप उस कल वाले वीडियो इन द सेंस जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट है और 1833 तक का है, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आज का 1853 के अधिनियम से डिस्कस करते हैं, और कहां तक हो पाता है ये टाइम ही बताएगा, है ना। तो आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं 1853 का अधिनियम। हमने भारत का संवैधानिक विकास डिस्कस कर रहा हूं मैं, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक फ्रेंड्स। और भारत के संवैधानिक विकास में हमने 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1853 का अधिनियम। ठीक ना फ्रेंड्स। 1853 का अधिनियम। अब 1853 के अधिनियम में क्या क्या चीजें लाई गई उसको सुनना जरा। काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, क्वेश्चंस काफी ठीक ठाक यहां से आते हैं। एक तो 1853 के अधिनियम में कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना। और यहां पर एक जो है केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है, और ये जो केंद्रीय विधान परिषद होती है यह 12 सदस्यों की होती है। ध्यान में रखिएगा, पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है
1853 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन यही पूछता है बार बार कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो 1853 अधिनियम। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। अच्छा, पहली बार इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, स्थानीय प्रतिनिधित्व। और इस स्थानीय प्रतिनिधित्व में कौन शामिल थे? एक क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आगरा का कैंडिडेट था, दूसरा मद्रास, तीसरा बंबई, चौथा कोलकाता, कलकत्ता कह सकते हैं, कलकत्ता। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो स्थानीय प्रतिनिधि में इनको शामिल किया गया था। ठीक है ना? ये 1853 के अधिनियम में एक पहला पॉइंट था कि इसको शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट क्या था उसको सुनना जरा आप। दूसरा पॉइंट यह था कि जो खुली भर्तियां, जो भर्ती किए जाने का प्रावधान था, चाहे वो कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती हो, कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती, ठीक है ना फ्रेंड्स? इसके अलावा सिविल सेवाओं में भर्ती। अब इन भर्तियों को लेकर एक खुली प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। किसमें? 1853 के अधिनियम में कहा गया कि अब भर्तियां जो होंगी वह खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होंगी। आपको मैं बता दूं कि 1833 के चार्टर एक्ट में एक ड्राफ्ट लाया गया था खुली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, लेकिन उस ड्राफ्ट को खारिज कर दिया जाता है। बाद में जब 1853 का अधिनियम लाया जाता है तो उस 1853 के अधिनियम में ये बात एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक ना फ्रेंड्स? इसके अलावा मैं बताते चलूं आपको कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही एक समिति गठित की गई थी। इसी समिति की रिपोर्ट आती है 1854 में। 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस समिति की रिपोर्ट आती है। इस समिति ने भी एक सिफारिश की थी कि सिविल सेवाओं में भारतीय नागरिकों की भी भर्ती की जानी चाहिए। ठीक ना फ्रेंड्स? पहले सिर्फ यूरोपीय नागरिक होते थे, पहले सिर्फ ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन अब जब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में समिति गठित की गई तो इस समिति ने भी कहा कि भारतीयों का भी होना काफी जरूरी है सिविल सेवाओं में। ठीक ना फ्रेंड्स? ए पॉइंट। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो निर्देशक मंडल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना, 24 सदस्यों का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टेब्लिश किया गया था जो सूचनाएं देता था ब्रिटिश सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से, है ना। 24 सदस्यों का, यही 24 सदस्यों को अब घटाकर 18 सदस्य कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ 3-4 पॉइंट आपको इसमें 1853 के अधिनियम में याद रखने हैं। आई होप आपका याद हो गया होगा मैटर। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग 1858 का अधिनियम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड 1857 का जो विद्रोह होता है उसको देख लेते हैं, फिर 1858 का अधिनियम देखते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, आते हैं थोड़ा सा देखते हैं भाई कि क्या क्या चीजें थी। देखिए आराम से पढ़िए, चीजों को अच्छे से विजुलाइज करके पढ़िए, सही रहेगा, तैयारी हो जाएगी अच्छे से। 27 जून को 13 जून को एग्जाम है आईएएस और पीसीएस का, तो उसी को ध्यान में रख के जो है चीजें कराई जा रही है ना। तो 1800 एक तो हमको पढ़ना है 1858 का अधिनियम। ठीक ना फ्रेंड्स, 1858 का अधिनियम। और इस 1858 के अधिनियम से पहले एक 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का, इसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं, सैनिक विद्रोह, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम का विद्रोह वगैरह वगैरह, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जैसे नाम दिए जाते हैं। यह विद्रोह भारत के कई क्षेत्रों में फैला, जैसे फैजाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, ठीक है ना, इसके अलावा झांसी, दिल्ली, सारे क्षेत्रों पर यह फैला और काफी ज्यादा अंग्रेजों की भी लॉस हुई। अंग्रेज को यह डर लगने लगा कि कहीं तख्ता पलट ना हो जाए और मुझे यूरोप ना जाना पड़ जाए, पुनः पश्चिम में ना जाना पड़ जाए, अपने देश में ना जाना पड़ जाए।
इतना जबरदस्त ये विद्रोह हुआ था, इसमें काफी ज्यादा लॉस हुई। इस स्थिति में महारानी विक्टोरिया जो वहां की सम्राट थी, महारानी विक्टोरिया, वह एक्शन में आती हैं और एक्शन में आकर वह क्या करती हैं कि जितने भी 1857 के विद्रोह के लिए जो बॉडी, जो व्यक्ति जिम्मेदार रहा, और जिम्मेदार कौन हो सकता है, जो उच्च पदों पर तैनात हो, जो अच्छी संस्था हो ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार हो सकती है, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार हो सकता है, तीसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिम्मेदार हो सकता है, चौथा गवर्नर जनरल जिम्मेदार हो सकता है। ध्यान में रखिएगा इन सब सारी चीजों को। तो अब देखिए, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं ना भैया, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल, ठीक ना फ्रेंड्स, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, और जो गवर्नर है, गवर्नर, और खुद ईस्ट इंडिया कंपनी, खुद ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी बॉडी और सारे व्यक्ति जिम्मेदार थे। महारानी विक्टोरिया ने इस एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान किया 1858 के अधिनियम से कि इन सब सारे लोगों को समाप्त कर दिया। ठीक ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा याद रहे, इसलिए इनको जिम्मेदार तथ्य सहरा रहा हूं 1857 के विद्रोह को लेकर, ताकि चीजें सही रहे। बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि कंपनी को कब समाप्त किया गया, किस अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कब समाप्त किया गया, 1858 के अधिनियम के तहत। ठीक ना फ्रेंड्स, इसके अलावा गवर्नर जनरल को कब समाप्त किया गया, 1858 के तहत। एक कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्डअप हो गया। अब मैं बताते चलूंगा आपको कि इसी जब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया जाता है, ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर एक ऐसा समकक्ष पद स्टैब्लिश किया जाता है जिसे वायसराय कहा गया। इसे वायसराय कहा गया, वायसराय कहा गया। ये जो वायसराय था, ये ब्रिटिश सम्राट का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। ठीक है ना, ब्रिटिश सम्राट का ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन वायसराय एक ऐसा पद सृजित किया जाता है जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। सारी चीजें विक्टोरिया या सम्राट के माध्यम से ही कार्य करता है। यहां पर ये सब सारी चीजें विद्रोह होने के बाद एक ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति आ गई थी। महारानी या फिर जो है ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा कि कहीं तगड़ा, इससे ही बेहतर और बड़ा विद्रोह ना क्रिएट हो जाए। ऐसे में ब्रिटिशर्स, महारानी विक्टोरिया ने औपनिवेशिक क्षेत्रों को अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर लिया। पूरे क्षेत्र को, जितने भी क्षेत्र थे ब्रिटिश क्षेत्र भारत के, उसको अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर लिया, केंद्रीकृत कर लिया। ठीक ना फ्रेंड्स, तो एक पद सृजित किया जाता है वायसराय, और इतने सारे पदों को, व्यक्तियों को समाप्त कर दिया जाता है 1858 के अधिनियम के तहत। और क्या किया जाता है, सुनना जरा, काफी इंपॉर्टेंट है अधिनियम, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में एक भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया जाता है, नया पद सृजित किया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये जो भारत सचिव है, यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है। ध्यान में रखिएगा, जब ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा तो यह सदस्य कहीं न कहीं ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। भारतीय संसद नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, है ना, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, और ध्यान में रखिएगा कि इस भारत सचिव के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की जाती है, ताकि ये सहायता कर सकें एक विचार विमर्श में, है ना, कोई डिसीजन लेने में। ये 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जा रही है, और ये सब ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, अब ध्यान में रखिएगा एक चीज, भारत सचिव और वायसराय। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो पहला वायसराय था वह है लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक ना फ्रेंड्स, तो वायसराय का पद सृजित किया जाता है
भारत सचिव का पद सृजित किया जाता है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन सबको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक ना, 1858 का अधिनियम। अच्छा, एक अच्छी बात है कि यहां पर शिक्षित जो वर्ग था वह इस अधिनियम को कह रहा है कि यह जो है भारत के नागरिकों के लिए एक मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज होता है जिस पर किसी देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है ना, तो 1858 का अधिनियम कुछ ऐसा रहा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये चीजें आपको याद रखनी है। आई होप याद हो गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट अधिनियम पे, 1861 के अधिनियम पे। और सुनना जरा, 1861 का अधिनियम। ये जो भारत सचिव का पद था, ध्यान में रखिएगा, ये भारत सचिव का पद भारत में जो प्रशासनिक गतिविधियां थी वह प्रशासनिक शक्तियां भारत सचिव के पास निहित थी। सारी शक्तियां भारत सचिव में निहित थी, जो प्रशासनिक गतिविधियां थी। ठीक है ना। अब इसके बाद एक एक्ट हम लोग देखेंगे, 1861 का एक्ट। 1861 का अधिनियम। अच्छा, मैं बता दिया कि भैया अब यहां ताज का शासन डायरेक्टली हो गया है, प्रत्यक्ष रूप से हो गया है। ठीक है ना। पहले कंपनी के शासन के तहत अधिनियम क्रिएट होते थे। 1853 तक कंपनी के शासन के तहत अधिनियम क्रिएट हुआ, लेकिन यहां पर जैसे ही 1857 का विद्रोह होता है, 1858 का अधिनियम लाने के बाद 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक ताज के शासन के तहत बनाया गया अधिनियम। कल के वीडियो में मैं सारा डिस्कस किया हूं, तो वहां से देख लीजिए आप। ठीक है ना। तो 1861 का अधिनियम। अब सुनना जरा, 1861 के अधिनियम में काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, तो इसको आराम आराम से आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल की गई। एक तो 1861 के अधिनियम के तहत आपका एक पोर्टफोलियो प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या थी? पोर्टफोलियो प्रणाली इन द सेंस मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो आज कैबिनेट है ना, उसी की व्यवस्था 1861 के अधिनियम के तहत की जाती है। इसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी कहते हैं। इसके अलावा एक हाईकोर्ट एक्ट लाया जाता है, हाईकोर्ट एक्ट 1862। इसी अधिनियम के तहत कि एक हाईकोर्ट की व्यवस्था होगी, हाईकोर्ट एक्ट की, और इस हाईकोर्ट एक्ट के तहत 3 हाईकोर्टों की स्थापना की जाती है। एक तो मद्रास, दूसरा बंबई और तीसरा कलकत्ता। ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये हाई कोर्टों की स्थापना की जाती है। और क्या थी? और 1861 के अधिनियम के तहत क्या था? 1861 के अधिनियम के तहत एक प्रावधान एक किया गया कि जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल, अब तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया है, उसके स्थान पर वायसराय के पद को लाया गया है। लेकिन जो प्रेसिडेंसियां थी, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, चाहे वो बंबई हो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो, यहां पर जो प्रांत थे, प्रांतों के लिए गवर्नर था, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया था। ये बात नोटिस करिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो गवर्नर, अब गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। किस अधिनियम के तहत? तो 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक ना फ्रेंड्स। 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन होगा अगर पूछ लेगा कि राष्ट्रपति को किस अधिनियम के तहत अध्यादेश की शक्ति प्रदान की जाती है। तो जब राष्ट्रपति की बात आती है, तो राष्ट्रपति की जब बात आए तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना फ्रेंड्स। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। ये चीजें, ताकि अब देखिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि गवर्नर को कब दिया जाता है और राष्ट्रपति को किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या था वो सुनना जरा। एक प्रांतीय, 3 प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना की जाती है। कौन कौन से थे प्रांतीय विधान परिषद? इसी अधिनियम के तहत 1861 का अधिनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1861 के अधिनियम के तहत 3 प्रांतीय विधान परिषद, 3 प्रांतीय विधान परिषद की स्थापना की जाती है, ठीक ना फ्रेंड्स। और ये 3 प्रांतीय विधान परिषद कौन है वो जरा देखना, ये इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन सिविल में पूछा गया था यूपीएससी में एक बार। क्या था? एक तो आपका बंगाल, दूसरा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, और तीसरा पंजाब। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 1861 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय विधान परिषद शामिल नहीं था जिसकी स्थापना की गई थी, तो 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन गायब कर देगा, ठीक है ना, इनमें से। तो ये सब सारी, अच्छा कब इसको 1862 में स्टैब्लिश किया गया, लेकिन प्रावधान 1861 के अधिनियम के तहत किया गया था, ध्यान में रखिएगा। इसको 1866 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन प्रावधान 1861 में किया गया। इसको 1897 में इसको स्टैब्लिश किया गया, लेकिन प्रावधान 1861 के अधिनियम के तहत किया गया, ठीक ना फ्रेंड्स। इसके अलावा एक पॉइंट और है, उसको ध्यान में रखिए। 1861 का अभी मैं अधिनियम डिस्कस कर रहा हूं कि ये सारी चीजें थी 1861 के अधिनियम में शामिल, और सारे जहां से क्वेश्चन पूछा गया है प्री में, चाहे आईएएस का हो या पीसीएस का, ठीक है ना। इसके अलावा जो कार्यकारिणी गवर्नर की कार्यकारिणी, अब कह सकते हैं वायसराय, अब यहां पर ले लें कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार क्या किया गया? गैर भारतीय सदस्यों को भी नियुक्त किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त किया गया, किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन देगा 1919 के अधिनियम, 1861, 1892, 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक ना फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, आराम से देखिए। तो पहली बार इस कार्यकारिणी परिषद में 3 लोगों को नियुक्त किया जाता है। एक पटियाला के राजा, दूसरा बनारस के राजा, और तीसरा सर दिनकर राव, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये तीनों लोगों को आप लोगों को याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में एक बार, ठीक है ना। सर दिनकर राव, ये सब सारी चीजें 1861 के अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आते हैं हम लोग 1861 के अधिनियम के बाद आपका 1892 का एक अधिनियम है। 1892 का अधिनियम में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1892 का अधिनियम, अब सुनना जरा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मैं एमसीक्यू कराऊंगा, जितने भी अधिनियम मैं पढ़ा रहा हूं, कल हो सकता है सारा अधिनियम खत्म हो जाए 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं सारे अधिनियमों से जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं एमसीक्यू के थ्रू करवाऊंगा, और चारों ऑप्शंस पर विचार होंगे कि चारों ऑप्शन में क्या कुछ क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं और कैसे सॉल्व हो सकता है चीजें, है ना। आते हैं 1892 का अधिनियम, इसको डिस्कस करते हैं। 1892 का अधिनियम, इस 1892 के अधिनियम में
क्या क्या चीजें थी? पहला, इसमें पहला प्रावधान एक किया गया कि बजट जो पेश किया जाता था, केंद्रीय बजट, ध्यान में रखिएगा, बजट, ठीक है ना। तो जो बजट पेश किया जाता था, इस बजट पर एक तो बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया जाता है, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने, मतलब क्रॉस क्वेश्चन करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने, यही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अनुपूरक प्रश्न पूछने प्लस मतदान करने, इनका अधिकार नहीं दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। 1892 का अधिनियम, ठीक ना फ्रेंड्स। अच्छा, यहां से एक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था भी दिखाई देती है, चूंकि जो प्रांतीय विधान परिषद है और केंद्रीय विधान परिषद, यहां कुछ गैर सरकारी सदस्यों को अपॉइंट किया जाने लगा है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा 1892 के अधिनियम से क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक पॉइंट और है, उसको आप ध्यान दे देना। कंफ्यूजन होता है, उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा क्रिएट कर दूं कि कैसे क्या क्या चीजें हैं इसमें। इसी के तहत 1892 के ही अधिनियम के तहत, ठीक है ना, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, प्रारंभ में एक केंद्रीय विधान परिषद 1853 के अधिनियम के तहत स्टैब्लिश की गई थी। तो इसमें शुरू में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। लेकिन इस अधिनियम के तहत इसमें 12 सदस्यों से बढ़ाकर 16 सदस्य कर दिए जाते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब 1909 का अधिनियम लाया जाता है, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहते हैं, तो यही संख्या बढ़ाकर 60 कर दी जाती है, ठीक है ना। यही संख्या बढ़ाकर 60 कर दी जाती है। अच्छा, जब आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ेंगे तो उसमें 60 मिलेगा, लेकिन इतिहासकार सुमित सरकार को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 69 मिलेगा, 69 मिलेगा। असल में वो गैर सरकारी सदस्यों को भी जो है एक प्रकार से नॉमिनेट कर लेते हैं, तो काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें 1892 के अधिनियम के तहत आई। अब मैं विचार करने जा रहा हूं कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, उसका बैकग्राउंड क्या था और उसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई थी। एक अधिनियम और डिस्कस कर लेते हैं, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। कल हम 1919 का अधिनियम, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का बैकग्राउंड जानेंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान थे वो जानेंगे। उसके बाद 1935 के अधिनियम के बेहतर जो बैकग्राउंड क्या थे उसको जानेंगे, और क्या क्या प्रोविजन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसको अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। टाइम लगेगा, आज काफी ज्यादा टाइम हो गया है, तो एक अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम एक और डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कल 3 अधिनियम और, ठीक है ना, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना फ्रेंड्स। आते हैं भाई, देखते हैं 1909 का अधिनियम। तो सुनना जरा, 1909 के अधिनियम में क्या चीजें थी। 1909 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम में एक तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और ये बंगाल विभाजन कहीं ना कहीं फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ऐसा कुछ जो है बंगाल विभाजन में दिखा। हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात की गई इसमें। बाद में इसी विभाजन को लेकर एक बहिष्कार आंदोलन, या कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक ना फ्रेंड्स। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब यहां पर आंदोलन इतना ज्यादा तीव्र हो गया, अब यहां पर मुस्लिम लीग भी एक्टिव थी और कांग्रेस भी एक्टिव था। तो मुस्लिम लीग के ही एक सदस्य
मुस्लिम लीग के ही एक सदस्य, कौन? आगा खां। आगा खां ये आते हैं मिंटो से मिलने। मिंटो कौन है? वायसराय हैं, भारत के जो वायसराय हैं मिंटो से मिलने ये आते हैं और मिंटो से ये डिमांड करते हैं कि भैया ऐसा है, हमारे लिए या मुस्लिमों के लिए आप पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करिए। कौन? आगा खां डिमांड कर रहे हैं भैया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है? मतलब कि मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम लोगों के द्वारा ही चुनाव किया जाएगा, किसी दूसरे कैंडिडेट के द्वारा चुनाव नहीं किया जाएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक ना फ्रेंड्स। अब देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करते ही और तेजी से विभाजन की जो है एक विचारधारा पनपने लगी, है ना। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अच्छे नेता, ये क्या करते हैं? यूरोप चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं। और मार्ले कौन है? भारत सचिव है, जो प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करता है भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों में। यह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये मार्ले से मिलने ब्रिटेन चले जाते हैं और ये कहते हैं कि भैया भारतीयों के लिए स्वदेशी स्वायत्तता प्रदान की जाए, ठीक ना फ्रेंड्स। और इसके अलावा राजनीतिक भागीदारी में भारतीयों को और भी संख्या में बढ़ाया जाए। एक तो स्वायत्तता की मांग और दूसरा राजनीतिक भागीदारी में भारतीयों की संख्या को बढ़ाने को लेकर बाल गंगाधर तिलक यूरोप जाते हैं मार्ले से मिलने और इधर ए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मांग मिंटो से करने लगते हैं, वायसराय से करने लगते हैं। इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा बंगाल विभाजन में होने वाले स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को ध्यान में रखते हुए बाद में ब्रिटिश संसद एक एक्ट लाती है, 1909 का एक्ट या 1909 का अधिनियम कहा जाता है। यह आपको बताते चलूं, इसके ऊपर एक समिति गठित की गई थी, सर अरुंडेल की समिति, सर अरुंडेल की समिति। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम आपका 1909 का अधिनियम लाया जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। आते हैं अब हम लोग देखते हैं कि इस मार्ले मिंटो सुधार में या फिर 1909 के अधिनियम में क्या क्या चीजें शामिल की गई थी, है ना। क्वेश्चन वहीं से आएगा। आते हैं देख लेते हैं। एक बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब चलते हैं भैया हम लोग थोड़ा सा 1909 का अधिनियम, इसमें क्या क्या चीजें थी उसको सुनना जरा। 1909 का अधिनियम, ठीक ना फ्रेंड्स, या इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ठीक है ना। ए सर अरुंडेल समिति की सिफारिशों पर लाया गया था, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई थी उसको सुनना जरा। इसमें पहली चीज ये थी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, इसकी जो सदस्यों की संख्या थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16 थी ना। अब इसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इसलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहा कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाता है 1909 के अधिनियम के तहत। अच्छा, अभी मैं बाद में बताऊंगा कि 1909 के अधिनियम में ईसाइयों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत शामिल कर लिया जाता है। बाद के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में महिलाओं को, दलितों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा, एक अभी मैं एक चार्ट बना दूंगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि किस अधिनियम में कौन कौन शामिल किया गया था, किसको पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा कि 1909 के अधिनियम में पहली बार, है ना, पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है
और मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। ठीक ना फ्रेंड्स, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसके अलावा एक पॉइंट ए है आपका, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो वायसराय है, इसकी कार्यकारिणी जो परिषद है, पहली बार किसी भारतीय को अपॉइंट किया गया, पहली बार किसी भारतीय को अपॉइंट नियुक्त किया जाता है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है ना, तो उसको जरा देखना कौन था, कैसे था। सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो वायसराय था, वायसराय, इसकी कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद थी। इस कार्यकारिणी परिषद में पहली बार ऐसा हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी भारतीय को शामिल किया गया, भारतीय को, और वे सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक ना फ्रेंड्स, सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, किसी भारतीय को शामिल किया गया। ठीक है ना, इसके अलावा और भी कुछ भारतीयों को शामिल किया जाता है। वे भारतीय कहां पे शामिल किए जाते हैं, जो ब्रिटेन में भारत सचिव था और उसकी एक परिषद 15 सदस्यों की, मैं बताया था ना, 1858 के तहत एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया और उसके लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। उसी परिषद में पहली बार भारत सचिव की परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। और ये भारतीय कौन थे, एक तो सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक ना फ्रेंड्स, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे केसी गुप्ता थी, केसी गुप्ता। तो ये दो लोग थे, पहली बार इनको भारत के राज्य सचिव के कार्यकारिणी या परिषद में शामिल किया जाता है। इसके अलावा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र नाथ सिन्हा को शामिल किया जाता है। ठीक ना फ्रेंड्स, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है 1909 के पार्लियामेंट सुधार या 1909 के अधिनियम के तहत। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करते हैं कि 1909 का जो पार्लियामेंट सुधार था, उसमें एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की तो व्यवस्था की जाती है, लेकिन आगे किस प्रकार पृथक निर्वाचन प्रणाली जारी रहती है उसको जरा सुनना आप। तो उसमें क्या था, जैसे अगर एक चीज हम कहें कि इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत शामिल किया जाता है। बाद में 1919 का अधिनियम लाया जाता है, 1919 का अधिनियम। ठीक ना फ्रेंड, और इस 1919 के अधिनियम के तहत किनको, ईसाइयों को, किनको, सिखों को, किनको, आंग्ल भारतीयों को, ठीक ना, इनको क्या किया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत इनको शामिल किया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत 1919 के अधिनियम में। ध्यान में रखिएगा। फिर एक अधिनियम लाया जाता है 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। अच्छा, मैं बताऊं कि इधर 1919 के बाद जैसे ही अंबेडकर का नेतृत्व बढ़ता है, ठीक ना, कांग्रेस में, या फिर जो है वो एक्टिव होते हैं सोशल इश्यूज के प्रति, तो वह बाद में दलितों की मांग को काफी ज्यादा तीव्र कर देते हैं। ठीक है ना, और पूना पैक्ट का समझौता भी गांधी और उनके बीच होता है 1932 में, इसी आरक्षण को लेकर और दलितों के जो है सामाजिक या समानता में बढ़ाने की बात की जाती है, सामाजिक स्तर में प्रतिष्ठा की भी बात की जाती है। तो उस स्थिति में 1935 का जो अधिनियम लाया जाता है, यहां पर एक प्रावधान किया जाता है कि दलितों, जो दलित वर्ग के SC ST और जो महिलाएं हैं, महिलाएं, इनके लिए, दोनों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ध्यान में रखिएगा
कि ये सारी चीजें आपको साथ ही में पढ़नी पड़ेंगी, तभी याद रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भैया, है ना, कि किसमें ईसाइयों को दिया गया, किसमें मुस्लिमों को दिया गया, किसमें महिलाओं और दलितों को दिया गया, कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि महिलाओं को पहली बार मताधिकार की अनुमति जो दी जाती है वो 1919 के अधिनियम के तहत दी जाती है, लेकिन पहली बार महिलाओं को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत अगर शामिल किया जाता है तो 1935 के अधिनियम के तहत किया जाता है। भैया इसको याद रख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा, ऐसा थोड़ा सा फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए भैया, है ना। 1919 के तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया जाता है, मतदान करने का अधिकार दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें मैं एक कोरिलेशन करके बताया कि ताकि भूले ना। 1919 का अधिनियम आपका कंप्लीट हो गया, 1909 का अधिनियम कंप्लीट हो गया, 1919 का अधिनियम कल मैं डिस्कस करूंगा। 1935 का जो जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लगभग 2/3 पार्ट भारत के संविधान का वहीं से लिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, तो वहां से डिस्कस किया जाएगा, तो उसके बैकग्राउंड को लेकर उसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है ना। अब ध्यान में रखिए कि 1919 के अधिनियम में 1919 के बाद जो घटनाएं होती हैं वही बैकग्राउंड बनेंगी ना। जैसे क्या क्या घटनाएं थी 1909 के बाद, क्या क्या सिचुएशन आती है भारत में, एक तो वो सुनना, भारत पूरे विश्व में बल्कि कह सकते हैं, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीयों सैनिकों की काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स को आवश्यकता पड़ी, और यहां पर भारतीय ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने भारतीय सैनिक अगर भारतीय ब्रिटिशर्स का अगर साथ दे देते हैं तो हो सकता है भारतीयों को वो दया खाकर स्वायत्तता प्रदान कर दें। ये भारतीयों की सोच अभी देखिए है। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो वहां पर सुभाष बाबू जैसे लोग नेतृत्व करते हैं, तो वो कहते हैं कि यही अच्छा मौका है कि अंग्रेजों को यहां पर जो है एक प्रकार से चित किया जाए और उनको खदेड़ दिया जाए, और हमारे पास पर्याप्त सैनिक हैं और यही हमारे पास एक अच्छा मौका है। लेकिन यहां पर भारतीय खुद साथ दे रहे हैं, एक उम्मीद में, एक लालसा में कि हमको कुछ मिल जाएगा, कोई लॉलीपॉप नहीं मिलने वाला था। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है, यहां तक गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी बताया जाता है। यहां पे ऐसी स्थिति आ जाती है, गांधी चाहते हैं कि भैया यहां पर खूब जो है ब्रिटिशर्स का साथ में भारतीय, ताकि वो हमको स्वायत्तता प्रदान कर सके, है ना। इसके बाद सोचिए जरा कि 1916 में लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ समझौता। ये लखनऊ समझौता में मुस्लिम और हिंदू कह सकते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मध्य एक आम सहमति भी बन जाती है। अब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगता है कि कहीं दोनों मिलकर 1857 के विद्रोह जैसा कि कोई बड़ा विद्रोह ना खड़ा कर दें, इसलिए एक अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ गई उनको, और एक अच्छा अधिनियम लाए जाने की आवश्यकता पड़ गई ब्रिटिशर्स को, 1919 का अधिनियम। इसके अलावा गांधी का आगमन भी स्टार्ट हो गया 1915 में, गांधी का आगमन, है ना, जनवरी 1915 में गांधी का आगमन स्टार्ट होता है, और चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे एक अच्छे और सफल आंदोलन के बाद उनको और भय लगने लगता है कि कहीं ऐसा विद्रोह ना क्रिएट हो जाए कि हमको जो है एस्केप करना पड़ जाए यूरोप की तरफ, ठीक ना फ्रेंड्स। इसके अलावा होम रूल लीग भी काफी ज्यादा एक्टिव थी, एनी बेसेंट की, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग, ये भी स्वायत्तता की मांग लगातार कर रहे थे। ये सब सारी गतिविधियां 1919 के अधिनियम के लिए या मार्ले मिंटो सुधार के लिए जिम्मेदार बनी। कल डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। थैंक्स। और हाँ, एक चीज, आप थोड़ा सा कोविड-19 से, कोविड-21 से बचे रहिए। कोविड-19 करना ठीक नहीं है, बचे रहिए, बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, मास्क लगाते रहिए। ये स्थिति है कि जो हवा के जो कण हैं उस पर भी ये बैठकर तैरकर आपके जो है नाकों में चला जा रहा है, बहुत खतरनाक है भैया, बच के रहिए। 1 मई से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, 18 साल से ऊपर के लोगों को लगवाइए स्पुतनिक 5, एस्ट्राजेनेका
कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसी वैक्सीनें हो सकता है आ जाए, अभी तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग रही है, ठीक ना। बाकी कल। थैंक्स।